नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार टेक्स्ट बुक में। हम हैं टेक्स्ट बुक एक नई क्रांति। आज के संदर्भ से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे और खास करके अब हम उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान 75 जिले हैं, उन एक-एक जिलों के बारे में बेसिक अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपने देखा दिन पर दिन परीक्षा का जो एक माहौल है, वो परिवर्तित होता चला जा रहा है और जब हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे जिले की विशेषता क्या है, उसकी खासियत क्या है, क्यों उसे जाना जाता है, क्या उसकी विशेष पहचान है, उन सारे विशेष तर्कों को लेकर के यहाँ पर हम आप सबके साथ एक छोटा-सा सेशन साझा करेंगे, जिसके अंतर्गत एक दिवस में एक कम से कम एक जिले के बारे में तो चर्चा करी जाए, ताकि उसकी प्रसिद्धि क्या है, उस जिले की पहचान क्या है और वहाँ की विशेषता क्या है, उन सारे मुद्दों को और साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, उनको भी थोड़ा-सा समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आज चूँकि शुरुआत हो रही है आपके पहले क्लास की, श्रृंखला की जब बात की जाए तो श्रृंखला की शुरुआत में हम महादेव की नगरी चलेंगे, क्योंकि आदिकाल से अगर कोई इस पृथ्वी पर विद्यमान है तो वह है देवों के देव महादेव और इन्हीं कारण से हम आज शिव नगरी बनारस की चर्चा करेंगे। तो जिला दर्शन की सीरीज में आज हमारा जो पूरा आधार रहने वाला है, वो बनारस जिले को लेकर के रहने वाला है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बनारस की अगर हम बात की तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि इसका नाम कहाँ से मिला या इसकी जो संकल्पना है वो शुरू कहाँ से हुई। लेकिन उससे पहले अगर हम बनारस की अवस्थिति की बात करें तो सीधे शब्दों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है। भारत देश के उत्तर हिस्से में खास करके आप देख सकते हैं हिमालय की तलहटी में ये उत्तर प्रदेश होता है और उत्तर प्रदेश में भी जब हम बात करते हैं कहाँ पे ये लोकेशन, तो ये इंडिकेट करता है आपके बनारस को लेकर के। आज बनारस की अवस्थिति की जब बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आपका बनारस का मैप आपको दिख मिलता है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी सीमा जौनपुर के साथ साझा होती है। फिर आपके कह सकते हो कि यहीं पे गाजीपुर के साथ, चंदौली के साथ, मिर्जापुर और फिर आपके भदोही। तो इस तरीके से यह क्या होता है, इन जिलों के साथ घिरा हुआ एक हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल के अंतर्गत आने वाला जिला होता है। बेसिक अगर देखा जाए तो बात आती है इसके संरचना को लेकर के, तो संरचना कुछ इस तरीके से आपको दिख मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कही जाए तो ये जो आपका नीला रंग दिख रहा है, अर्थात जिसको हम एक तरीके से गंगा नदी के रूप में जान सकते हैं। तो बनारस आप भी जानते हैं कि ये वर्तमान में गंगा नदी के किनारे आपको दिख मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, गंगा के किस किनारे स्थित है, एक बार ये परीक्षा में पूछा गया था, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि गंगा इधर है और गंगा के किनारे ये शहर है। तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गंगा और बनारस अगर इसकी बात की जाए तो गंगा के परिप्रेक्ष्य में बनारस शहर जो है वो उसके बाएं में पड़ता है। खासा बात आती है कि इसकी पूरी संरचना का आधार क्या है, तो पूरी संरचना को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रेखांकित करें तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है एरिया की अगर बात की जाए तो ये कुल मिला के 1535 वर्ग किलोमीटर पूरा पूरा इसका क्षेत्रफल आता है, जहाँ पे कुल तहसीलों की संख्या कितनी होती है, 3 हो जाती है। तहसीलों के अलावा ब्लॉकों की जब बात की जाए तो इनकी संख्या कुल 8 होती है। ब्लॉकों के अलावा नगर पंचायत जो है, अगर इनकी बात की जाए न्याय पंचायत, तो इनकी संख्या 108। न्याय पंचायत के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत, इनकी संख्या 760। साथ ही साथ गांवों की जब बात की जाए तो 2011 की गणना को हम मानक रखते हैं, उस अनुसार 1327 कुल गांव हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो कुल मिला के यहाँ पे 36,76,841 ये कुल लोग रहते हैं। जनघनत्व यहाँ का जो है वो 2395 है 2011 के जनगणना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस जनघनत्व की बात की जाए तो जनघनत्व में एक संदर्भ आपने सुना होगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो सामान्यतः आप भी जानते हैं आज यूपी में सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं जनघनत्व के मामले में, वह गाजियाबाद में निवास करते हैं। 3,971 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ की बात आती है कि आखिर दूसरा जिला कौन सा है जिसका जनघनत्व अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा है, तो उसका नाम होता है बनारस। बनारस में 1 वर्ग किलोमीटर में 2,395 लोग निवास करते हैं। लिंगानुपात की जब बात की जाए तो ये वर्तमान यहाँ पे कितना है, 913 है। और साक्षरता दर की जब बात की जाए तो औसत साक्षरता यहाँ की 75.60% है। तो ये पूरा एक छोटा सा संदर्भ आपके बनारस का आपको देखने को मिलता है। बात आती है इसके प्रसिद्धि को लेकर के कि आखिर यह प्रसिद्ध क्यों है। तो प्रसिद्धि की जब सबसे पहली बात की जाती है तो इसके नाम से ही नाम निकल के आता है कि आखिर इसका नाम कैसे कैसे और किस एक आधार पे हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात तो इसका पहला नाम क्या है, बनारस।
आज बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस को हम किस नाम से जानते हैं? संयोग से यहाँ पे दो नदियां होती हैं छोटी छोटी। एक नदी है जो वरुणा नाम से जानी जाती है और एक नदी है अस्सी। माना जाता है कि ये दोनों नदियां एक जगह आके इसी लोकेशन में मिलती हैं और इसी कारण से इसका नाम हम वरुणा प्लस अस्सी के नाम से बनारसी के रूप में जानते हैं। हालांकि सामान्य शब्द में कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, बनारस के रूप में भी जानते हैं। मान्यता के अनुसार आप भी जानते हैं कि विश्व के सबसे प्राचीन जीवंत शहरों में इसको माना जाता है और यह भी माना जाता है कि विश्व का सबसे पुराना शहर मतलब 5000 से ज्यादा साल पुराना शहर जो है वह अभी भी क्या है, हमारे पास अगर विद्यमान है तो वह कौन सा है, वह आपका बनारस है। खास करके इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है काशी। काशी के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो काशी से नाम दिया जाता है, जिसके बारे में एक चर्चा भी मिलती है कि यहाँ पर एक्चुअली भगवान शिव की नगरी मानी जाती है इसको। तो शिव नगरी के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो मान्यता ये दिया जाता है कि यहाँ पर शिव पुराण की जब बात करें, शिव पुराण का एक साक्ष्य लिया जाता है कि शिव पुराण की अगर बात करें तो शिव पुराण में एक संदर्भ मिलता है। क्या संदर्भ मिलता है? शिव पुराण की जब बात की जाए तो शिव पुराण में एक नाम मिलता है जिसका नाम होता है कास। कास की जब बात की जाए तो कास का मतलब होता है चमकना। कास का मतलब होता है चमकना। और इस परिप्रेक्ष्य हम देख पाते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इस चमकने के पर्याय में खास करके इसका नाम काशी रखा जाता है। ठीक है, तो काश से नाम आता है काशी। यहाँ पर एक संदर्भ यह प्रमुख रूप से, क्योंकि भगवान शिव की नगरी है और शिव पुराण उसी से संबंधित है, तो वहां पे इस शब्द को इंडिकेट किया जाता है। हालांकि इसके अलावा काश शब्द का एक जिक्र और मिलता है, जहां पे आपने सुना होगा किसके बारे में, खास करके आपके हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण की जब बात की जाए तो वहां पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा की जब बात की जाए तो इन्हीं वंश में एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, खास करके कास नाम के। तो कास ने इस शहर की स्थापना की, तो इसी कारण से कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, काशी नाम से जानते हैं। काशी नाम इसे दिया जाता है। इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर अथर्ववेद है। अथर्ववेद की जब बात की जाए तो उसकी जो पैंपलाद शाखा है उसमें भी इस नाम के बारे में चर्चा किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर ह्वेनसांग नाम के आपने एक विदेशी यात्री का नाम सुना होगा। ह्वेनसांग की जब बात की जाए तो ह्वेनसांग भी यहाँ पे आए हैं और इन्होंने भी इस शहर के बारे में चर्चा किया है। खासा अगर देखा जाए तो मान्यता के अनुसार जैसे हमने बताया कि भगवान शिव की नगरी के परिपेक्ष में, तो माना जाता है कि यह भगवान शिव के जो त्रिशूल का नोक होता है उसके ऊपर बसा हुआ एक विशेष शहर है। मान्यता के अनुसार महाभारत की जब बात की जाए तो महाभारत काल से भी इसका संबंध आपको दिख मिलता है। महाभारत काल में एक नाम आता है राजा दिवोदास का। बताया जाता है कि राजा दिवोदास यहाँ पर आए थे और आए थे तो यहाँ पर इन्होंने खास करके 10 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। और इसी कारण से यहाँ पे बनारस में आपने एक घाट का नाम भी सुना होगा जिसे हम नाम देते हैं दशाश्वमेध घाट। क्या बोलते हैं? दशाश्वमेध घाट की जब बात की जाए तो यह इसी कारण से नाम दिया जाता है क्योंकि राजा दियोदास ने क्या किया था, 10 बार आपके अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे आयोजित किए थे। इसके अलावा चूंकि महाभारत काल के ही परिप्रेक्ष्य में आपको महाजनपद काल का भी नाम सुनने में आता है और इस महाजनपद काल की जब बात की जाए जो हमारे यहाँ पर 6ठी शताब्दी के आसपास का समय काल होता है, उस समय काल में पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन उन्हीं महाजनपदों में एक महाजनपद काफी महत्वपूर्ण था जिसका नाम था बनारस। बनारस अर्थात जिसकी राजधानी हमें काशी के रूप में दिख मिलती है, तो काशी की राजधानी आपको बनारस प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। आज इस नगर की बात की जाए तो इस नगर के कई सारे संदर्भ, कई सारे आपके साक्ष्य मिलते हैं, कई सारे इसके नाम मिलते हैं। और नामों की जब बात की जाए तो उपमा के रूप में क्या क्या नाम दिया जाता है, तो जैसे इसे माधोपुरी कहा जाता है। माधोपुरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बताया जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर निवास करते थे। भगवान विष्णु शुरुआती दिनों में भगवान विष्णु यहाँ पे निवास करते थे एक शांत प्रिय लोकेशन होने की वजह से। लेकिन बाद में माता सती और भगवान शंकर की जब बात की जाए तो ये लोग जब धरती लोक पर आते हैं और यहाँ पे टहलना चालू करते हैं तो इन्हें यह लोकेशन काफ़ी रमणीय लगता है और इन्होंने भगवान विष्णु से विनती किया और उस आधार पे भगवान विष्णु ने क्या किया, इस लोकेशन को इनको दे दिया। तो यहाँ पे तब से यह निवास करने लगे। अच्छा, भगवान शंकर यहाँ पे निवास किए तो इसके बाद ये यहाँ से गए नहीं और इसी कारण से इसे कई बार क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ पे अभिमुक्त शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिमुक्त शहर भी कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अभी तक भगवान शंकर यहाँ से गए नहीं हैं, यहीं पर रहते हैं, इसी कारण से अभिमुक्त शहर या फिर अभिमुक्त नगरी के रूप में भी जाना जाता है।
आज अगर इसकी बात की जाए, चूंकि कई सारे मंदिर होने की वजह से इसी शहर को हम मंदिरों की नगरी या फिर मंदिरों का शहर भी कहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा, इसको भारत की धार्मिक राजधानी या फिर आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। क्योंकि भगवान शंकर यहाँ पे निवास करते हैं, तो इस कारण से इसको शिव नगरी कहा जाता है। आपने दीपों की नगरी के बारे में भी सुना होगा, तो इसे कई बार दीपों का शहर या फिर दीपों की नगरी भी कही जाती है। खासा अगर देखा जाए तो पुराने समय में यहाँ पर ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा शोध केंद्र माना जाता है। हमारे यहाँ पर जब बात की जाए, संस्कृत वगैरह के अध्ययन अध्यापन के लिए बड़ा एक विशेष बिंदु माना जाता है। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञान नगरी की भी संज्ञा देते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पर आपके 84 घाट हैं और इसी से घाटों पे कई सारी सीढ़ी बनाई गई हैं। तो बोलचाल की भाषा में यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एक संदर्भ इसे और देते हैं सीढ़ी नगरी के रूप में। सीढ़ी नगरी के अलावा चूंकि घाटों की बात की गई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, घाटों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे घाटों का शहर भी इस नगर को नाम दिया जाता है। क्योंकि घाटों पर पंडित जी बैठते हैं, तो पंडों की नगरी भी इसे नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं, पंडों की नगरी भी इसे नाम दिया जाता है। साथ ही साथ चूंकि ये जो शहर है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर मान्यता के अनुसार ये बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसे यहाँ पर अगर कह सकते हो कि अंतिम समय में जलाया जाता है गंगा नदी के किनारे, तो उस दशा में उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। और इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, मुक्ति नगरी की भी संज्ञा दी जाती है। मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि चूंकि भगवान शंकर की नगरी है और भगवान शंकर की नगरी अर्थात उनके दरबार में कोई आता है तो उसे मोक्ष तो प्राप्त होना ही होना है। भगवान शंकर अपने में उसे समाहित कर ही लेते हैं। तो इसी कारण से इसके मुक्ति नगरी या कई बार मोक्ष नगरी की भी संज्ञा दी जाती है कि व्यक्ति क्या होता है, जन्म मरण के चक्र से पूरी तरीके से छुटकारा पा जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसको एक तरीके से हमारे यहाँ पर राण और साण की नगरी भी कही जाती है। क्या बोलते हैं, राण और साण की नगरी की जब बात की जाए तो ये भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो बनारस, चूंकि आप भी जानते हैं इसमें कई सारी सकरी गलियां हैं, तो इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, गलियों की नगरी भी कहा जाता है। क्या, गलियों का शहर या फिर गलियों की नगरी भी इसे नाम दिया जाता है। तो ये तो बनारस के कई सारे छोटे मोटे नाम होते हैं। आज अगर इस बनारस की बात की जाए तो बनारस की प्रामाणिकता में आखिर इसकी प्रसिद्धि क्या है और कौन कौन सी उपलब्धियां हमें देख मिलती है, अगर उनकी बात की जाए तो जो चीजें यहां से प्रसिद्ध हैं, वैसे नाम की अगर बात की जाए तो देखो लोकल स्तर पे तो बहुत सारी चीजें फेमस है, लेकिन यहाँ पे जो विशेष नाम हमें सुनने में आता है, अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी आप भी जानते हैं कि रेशम के धागों का चयन करते हुए बड़ी बारीक तरीके से क्या किया जाता है, रेशमी सिल्क साड़ी के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की कढ़ाई वगैरह बनाई जाती है जो मुगल काल से प्रेरित है। उसमें चिन्हांकन किया जाता है, कुछ चित्र वगैरह को लेकर के फूल पत्ती की डिजाइन वगैरह को बनाया जाता है। तो बनारसी साड़ी जो यहाँ की सबसे ज्यादा विशेष पहचान रखती है, नाम से ही पता चला बनारसी साड़ी। सरकार के द्वारा कह सकते हो कि इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। इसके अलावा पिंक मीनाकारी, ये भी अपने आप में कह सकते हो एक विशेष प्रकार की कलाकृति होती है, जो पिंक कलर के परिपेक्ष में आपके जो रंगीन कह सकते हो पत्थर वगैरह होते हैं उनका चुनाव करते हुए बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे रेडीमेड कपड़े वगैरह, हैंडलूम वगैरह की जब बात की जाए तो इनका निर्माण बेसिकली आपको दिख मिलता है। कुछ विशेष प्रकार के खिलौने जैसे लकड़ी के खिलौने, मूर्ति वगैरह की जब बात की जाए तो इनका विशेष निर्माण। गहनों की जो अलग अलग क्वालिटी होती है जैसे लाख के गहने, या फिर कह सकते हो कि जो जानवरों के हाथी दांत वगैरह की बात की जाए, या फिर जो कह सकते हो कि जनजातीय उत्पादों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जानवरों के जैसे हड्डी या सींग ऐसी चीजें पाई जाती हैं, उनसे भी हमारे यहाँ पर गहने वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं। कुछ धातु से संबंधित कार्य होता है जैसे सोने चांदी इन सब की बात की जाए, या वर्क वगैरह के संदर्भ की बात की जाए तो ये यहाँ से देख मिलते हैं। पुनः मिट्टी के अर्थात टेराकोटा और लकड़ी के भी यहाँ पे काम देख मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो मूर्ति वगैरह होती है, अगर उनकी बात की जाए, आपने देखा होगा छोटे छोटे भगवान जी लोगों की मूर्ति, खिलौने वगैरह का निर्माण, खड़ाऊ वगैरह की जब बात की जाए तो ये सारे कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। ब्रास बेयर अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में पीतल वगैरह के भी कार्य किए जाते हैं। अगर यहीं पे देखा जाए तो कापर वेयर भी काम होते हैं, साथ ही साथ हाथी दांत का काम, और इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, कांच की चूड़ी वगैरह भी बनाई जाती है। हालांकि कांच की चूड़ी के लिए तो फिरोजाबाद फेमस है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वर्क इसका किया ही जाता है। साथ ही साथ पत्थर और मिट्टी के खिलौने यहाँ पर बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ फाइबर शिल्प वगैरह भी, क्योंकि आज के समय में आपने देखा है कि जो प्लास्टिक के आप कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के खिलौने, जो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के आप विभिन्न चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास में, जो दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, तो प्लास्टिक अर्थात फाइबर के शिल्प भी यहाँ पर क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बेसिक अगर देखा जाए
तो ये तो यहाँ की प्रसिद्धि है उत्पाद के रूप में। लेकिन आप जब कभी बनारस जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि खाने पीने वाले आइटमों की भी बात की जाती है। विशेषतः अगर नाम दिया जाए तो बनारसी कान कौन भूल सकता है, क्योंकि बनारसी पान के लिए तो अमिताभ बच्चन फेमस है। उन्होंने कहा ही है कि खाई के पान बनारस वाला। अजी बनारस के पान की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से जीआई टैग भी अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी मशहूर है यहाँ की ठंडई। ठंडी के अलावा कचौड़ी गली आप जानते ही हैं। लस्सी की जब बात की जाए यहाँ की विशेष पहचान, साथ ही साथ कुछ अलग अलग प्रकार की यहाँ की मिठाइयाँ। मिठाइयों के अलावा एक काफ़ी महत्वपूर्ण है मेवा जलेबी, जो आपके बनारस में मिलती है। खास करके जलेबी में मेवा डाल के बनाया जाता है। और प्रमुख रूप से लंगड़ा आम, लंगड़ा आम को भी अभी लास्ट टाइम क्या किया गया था, जीआई टैग दिया गया था। लंगड़ा आम के बारे में बताया जाता है कि एक राजा हुआ करते थे बनारस के, और बनारस के राजा ने क्या किया कि बनारस के राजा एक आम का बगीचा लगवाते हैं एक मंदिर के आसपास में। तो अब उस बगीचे की देखभाल जो मंदिर के पुजारी थे उनको सौंप दिया, और सौंपा तो इस परिदृश्य में क्या हुआ कि मंदिर के पुजारी थोड़े से कह सकते हो कि दिव्यांग थे, मतलब लंगड़े थे, चल नहीं पाते थे। उन्होंने उस पेड़ पौधे की बाकायदा देखभाल करी लंबे समय तक, चूंकि राजा ने उनको नियुक्त किया था। अब उस पौधे से कोई फल नहीं आ रहा था, तो उन्हें चिंता हो गई कि अगर राजा इस बारे में जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वहीं मंदिर प्रांगण में उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि प्रभु इस पौधे पर फल लगाइए और पहला जो फल आएगा वह आपको हम चढ़ाएंगे। तो संयोग से जब फल आता है तो उस फल को क्या किया जाता है, इनके द्वारा यहाँ पे सौंप दिया जाता है। क्योंकि उस ऋषि के देख रेख में क्या हुआ, ये सारे कार्य आगे संचालित हुए, तो इसी कारण से इसको लंगड़ा आम नाम दिया गया। ये अपनी खास एक विशेष पहचान रखता है, नुकीली आकृति इसकी सबसे विशेष क्वालिटी देखने मिलती है। तो ये तो हो गए बनारस की कुछ विशेष चीजें जो यहाँ की काफी प्रसिद्ध है। लेकिन बनारस में अगर जाते हैं, मंदिर नगरी की जब बात की जा रही है, तो यहाँ पे मंदिरों की ना बात की जाए तो ये तो बहुत अतिशयोक्ति होगी। तो मंदिरों की जब बात की जाए तो कौन कौन से मंदिर यहाँ पे हमें प्रमुख रूप से मिलते हैं, इनकी जब बात की जाए तो देखिए मंदिरों में सबसे प्रमुख जो नगरी है वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। खास करके विश्वनाथ नगरी की जब बात की जाए तो यहाँ के मंदिरों में सबसे पहली मंदिर की जो संकल्पना होती है, यह आपका विश्वनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है। आज विश्वनाथ मंदिर की जब बात की जाए तो खासा आप भी जानते हैं, इसकी जो संकल्पना है वो ये है कि ये आपने सदैव सुना होगा, वैसे आप भी जानते हैं सनातन धर्म परंपरा की जब बात की जाए तो बताया जाता है कि कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों की जब बात की जाए तो इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो आपका बाबा विश्वनाथ से संबंधित बनारस में देखने को मिल जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों की जब बात की जाए जो स्वतः निकले हुए हैं भगवान शंकर की अनुकंपा से, तो यह आपको यहाँ पे पहला देखने मिल जाता है। खासा देखा जाए तो यह मंदिर काफी प्राचीन भी माना जाता है और स्वतः उत्पन्न है, तो इसकी तिथि तो हम लोग कंफर्म ना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस तिथि में कुछ तिथियां जरूर जुड़ती हैं जो इस मंदिर के नुकसान पहुंचाने में या फिर इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान देती हैं। खासा अगर देखा जाए तो पहला संदर्भ आता है 1194 का। 1194 की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक व्यक्ति था जो खास करके आप कह सकते हो कि ये गुलाम वंश से संबंधित था। इसने इस मंदिर को तोड़ने का पहली बार फरमान जारी किया, पहली बार निर्देश दिया था। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ हिस्से आपके तोड़े भी गए। फिर इसके बाद ही आपका समय काल आता है सन 1300 ईस्वी का। यहां पर एक व्यक्ति और आता है सल्तनत काल के ही संदर्भ में जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। इसने भी आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़ा जाए। परिपेज की जब बात की जाए तो इसके एक अगले चरण में खास करके अगर देखा जाए तो 1447 का समय आता है। और इसकी जब बात की जाए तो यहाँ पर किसके द्वारा, तो एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद शाह सरकी। ये जौनपुर के शासक हुआ करते हैं और आप कह सकते हो कि सरकी शासन की इन्होंने क्या की थी, यहाँ पर नींव रखी थी। तो मोहम्मद शाह सरकी के द्वारा भी बोला गया कि इसको क्या किया जाए, तोड़ा जाए। तो अभी तक 3 आदेश हमने देखा कि मंदिर को तोड़ने के लिए आपको मिले। एक आदेश यहां पे मिलता है खास करके, चूंकि आप भी जानते अकबर नाम का जो राजा था, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी थोड़ी सी पॉलिसी नम मानी जाती है। सभी धर्मों को लेकर के वो चलने वाला व्यक्ति था, तो वो ना तो तोड़ता था ना तो बनाता था, ऐसा उसका विश्वास था। इसके ही दरबार में एक मंत्री होते हैं, एक नवरत्न होते हैं जिनका नाम है टोडरमल। तो आपने सदैव सुना होगा टोडरमल के बारे में। आज टोडरमल की बात की जाए तो टोडरमल ने क्या किया है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। और इस मंदिर की जब बात की जाए तो पुनर्निर्माण कब कराया था, तो ये कराया था 1585 में। 1585 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण
टोडरमल के द्वारा कराया गया था, इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। हालांकि अगले ही चरण में अकबर के बाद आप कह सकते हो कि सन 1669 में क्या होता है, एक शासक आता है मुगल वंश का जिसका नाम होता है औरंगजेब, और औरंगजेब ने तो बड़ी हद कर दी, इसने इस मंदिर को बड़े स्तर पर तोड़वाया, और मंदिर को तोड़वाया था आप भी जानते हैं, इसके बगल में फिर आपकी मस्जिद वगैरह भी बनवाई गई। परिपेश की जब बात की जाए तो इसके बाद अगले चरण में कह सकते हो कि एक रानी आती हैं, और उनका संदर्भ होता है रानी अहिल्याबाई के रूप में 1777 में। 1777 में इन्होंने क्या किया, रानी अहिल्याबाई होलकर की जब बात की जाए तो इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। रानी अहिल्याबाई होलकर इन्होंने क्या किया, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और साथ ही साथ फिर से अगले चरण में एक और व्यक्ति आते हैं जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त माने जाते हैं, खास करके 1835 में। इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है, खास करके पंजाब के राजा थे, राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह की जब बात की जाए तो राजा रणजीत सिंह ने क्या किया, राजा रणजीत सिंह की जब बात की जाए तो इन्होंने इस मंदिर पर, आप देख पा रहे हैं कि ये पीले कलर का जो साइन दिख रहा है, ये पीला कलर नहीं है, लाइटिंग नहीं है, बल्कि इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। तो बताया जाता है कि राजा रणजीत सिंह चूंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, तो इन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर 17 क्विंटल सोना दान दिया था, और इसी के परिपेक्ष में ये जो मंदिर का शिखर है, इसको सोने के कबर से चढ़ाया गया है। तो ये तो होता है काशी विश्वनाथ का मंदिर। हालांकि अभी वर्तमान आपने सुना होगा 2019 में वर्तमान मोदी सरकार की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस मंदिर परिसर में स्पेस आपको दिख रही है। पहले इस मंदिर को नगरी के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो बहुत सक्रिय मानी जाती थी, क्योंकि गलियां बहुत सारी थी। लेकिन अभी इसमें क्या किया गया है, खासा आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपका डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के जो सकरी सकरी गलियां हुआ करती थी उनको तोड़ करके पूरी तरीके से स्पेस डेवलप किया गया है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अभी कह सकते हो कि 2019 में बनाया गया है। तो ये तो हो गया आपका विश्वनाथ मंदिर, जो यहाँ की विशेष पहचान है। हालांकि केवल विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं। जैसे एक मंदिर की जब बात की जाए जिसे कहा जाता है यहाँ पे खास करके बाबा काल भैरवनाथ का मंदिर। बेसिक अगर देखा जाए तो बाबा काल भैरवनाथ मंदिर की जब बात की जाए तो इनको हम एक तरीके से काशी का कोतवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार ये बताया जाता है कि ये भैरव बाबा क्या करते हैं, काशी नगर की रक्षा करते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर जाता है और इनका दर्शन नहीं करता है तो उसका जाना असफल माना जाता है। मान्यता के अनुसार कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो भैरव बाबा है वो भगवान शंकर के एक दूसरे स्वरूप माने जाते हैं। इसके अलावा मंदिरों की जब बात की जाए तो एक मंदिर होता है विश्वनाथ मंदिर। जैसे एक आपका बाबा विश्वनाथ का मंदिर है जो मुख्य मंदिर है ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो उसी तरीके से एक बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो है वो आपके बीएचयू प्रांगण में स्थापित किया गया, जो बीएचयू आपका विश्वविद्यालय है। तो ये भी मंदिर आपको मिलता है। इस मंदिर की खास बात क्या है कि ये सभी संप्रदाय के लिए खुला है, इसमें आने जाने का कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एक मंदिर होता है जिसका नाम है दुर्गा कुंड। आज दुर्गा कुंड की जब बात की जाए तो इसकी खास बात क्या है, तो दुर्गा कुंड खासा ध्यान रखिएगा, ये देवी दुर्गा अर्थात सीधे शब्दों में हम कहें तो दुर्गा माता को समर्पित करते हुए एक मंदिर आपका यहाँ पे बनाया गया है। वैसे दुर्गा मंदिर की जब बात की जाए तो इसका खास संदर्भ ध्यान रखिएगा कि दुर्गा मंदिर यहाँ पे ये मंदिर होता है, और ये जो दुर्गा कुंड है, ये जो आपको तालाब दिख रहा है, ये दुर्गा कुंड के रूप में जाना जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इस मंदिर को 18वीं सदी में आपका डेवलप किया गया था, और मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो देवी के 9 रूप माने जाते हैं। तो 9 रूपों में अगर हम बात की तो एक रूप आपने सुना होगा कुष्मांडा देवी के रूप में, तो देवी कुष्मांडा का स्वरूप जो है वो यहाँ पर विद्यमान है। अगर यहीं पे बात करें तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, रामनगर का किला, खास करके ये बनारस की पहचान मानी जाती है। ये खासा बनारस के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है राजा बलवंत, क्या नाम है, राजा बलवंत सिंह की जब बात की जाए तो राजा बलवंत सिंह के द्वारा इस किले को आपका डेवलप किया गया। राजा बलवंत सिंह की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, इस किले को डेवलप किया है। पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है, अर्थात इसको जो बनाया गया है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। किससे, लाल बलुआ पत्थर की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से इसको बनाया गया है। ये भी अपने आप में कह सकते हो कि रामनगर का जो किला है ये भी आपके 18वीं सदी में बनाया गया एक किला माना जाता है। और इस किले की खास बात अगर देखी जाए तो किला तो है ही है, राजवंश से संबंधित है, लेकिन इसमें एक पहलू आपने सुना होगा खासा रामलीला के रूप में। तो यहाँ इस किले के अंतर्गत क्या होता है, इसके प्रांगण में एक बड़े स्तर पे पुराने समय से ही रामलीला होती आ रही है, और इसे भी काफी प्रसिद्धि यहाँ से प्राप्त है।
तो रामलीला की जब बात की जाए तो रामनगर के किला में खास करके रामलीला आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो एक मंदिर होता है जिसका नाम है तुलसी मानस मंदिर। अब आप कहेंगे तुलसी, इनका संबंध तो चित्रकूट से था। बिल्कुल, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था, लेकिन तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है शुद्ध रूप से अगर इसकी बात की जाए तो रामचरितमानस कहाँ पे लिखा था, तो वह उन्होंने लिखा था बनारस में आके। तो हम कह सकते हैं तुलसीदास की कर्मस्थली क्या है, बनारस है। घाटों के किनारे बैठ करके उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रामचरितमानस लिखा था, जो वर्तमान आपके अवधी भाषा में देखने को मिलती है। तो इसी कारण से आपने सुना होगा एक तुलसीदास घाट भी आपके 84 घाटों में देख मिलता है। और साथ ही साथ ये तुलसी मानस मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया जो पूर्णतः तुलसीदास को समर्पित करते हुए है। और इस मंदिर की खास बात अगर कही जाए तो इस मंदिर के जितनी भी दीवारें हैं चारों तरफ क्या है, तुलसीदास के परिप्रेक्ष्य में जो रामायण है रामचरितमानस उसकी चौपाइयों को लिखा गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत माता मंदिर ये अपने आप में काफी अनोखा मंदिर माना जाता है, क्योंकि नाम तो है मंदिर का, लेकिन इस मंदिर के बारे में सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। आज के पर्याय में अगर देखा जाए तो हम लोग भारत को अपनी माता मानते हैं, और अपनी माता के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो ये जो भारत का मैप आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये मैप आपको यहाँ पे दिखता है। इस मैप की खासियत क्या है, आप देख पा रहे हैं कि 3D विजुअल है। 3D मतलब आप कह सकते हो कि इसको आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये सतही भाग है, ये पश्चिमी घाट की चोटियां हैं, ये हिमालय की श्रृंखला ऊंची उठी हुई है, ये आपका खास करके जब हम बात करते हैं अरब सागर, देखिए आप छोटे छोटे द्वीप को देख पा रहे होंगे, इवन बंगाल की खाड़ी को, मतलब एक ऐसा पिक्चर यहाँ पे बनाया गया है जो आज पूरी तरीके से अखंड भारत का स्वरूप यहाँ पे दर्शाता है। अखंड भारत मतलब जो पुराने समय में हमारे पास भारत हुआ करता था, जिसमें म्यांमार भी था, जिसमें आपका बांग्लादेश, साथ ही साथ आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे शामिल थे, उनको हम पूरी तरीके से अखंड भारत के स्वरूप को यहाँ पर हमने दर्शाया है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये बनाया गया था 1736 में। क्या बनाया गया था, अगर इसकी बात की जाए तो ये 1736 में आपका बनाया गया, सॉरी 1936 में इसका उद्घाटन किया गया था, माफी चाहते हैं। 1936 की जब बात की जाए तो 1936 में इसका उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। आपने कई बार सुना होगा महात्मा गांधी जी बनारस गए थे तो 1936 में इस मंदिर का उद्घाटन भी किए थे। हालांकि मंदिर की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। शिव प्रसाद गुप्ता की जब बात की जाए तो शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा यह मंदिर आपका बनाया गया है। महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन सन 1936 में किया है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो यहीं पे एक मंदिर आता है मां अन्नपूर्णा मंदिर। आज मां अन्नपूर्णा मंदिर की जब बात की जाए तो ये विश्वनाथ जो मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, उसी परिसर में यह मंदिर भी आपका अवस्थित है। खासा अगर देखा जाए तो ये जो मंदिर बना है ये 1725 में बनाया गया है। और इस मंदिर की खास बात क्या है, सीधे शब्दों में देखा जाए तो 1725 में किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया है मराठा शासक बाजीराव प्रथम। किसके द्वारा, मराठा शासक बाजीराव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का जैसे मंदिर तोड़ा गया था उसी तरीके से इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। तो इस मंदिर को 1725 में बाजीराव प्रथम के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो माँ अन्नपूर्णा, चूंकि हम लोग आज जो भोजन की देवी मानते हैं, खासा माँ अन्नपूर्णा को मानते हैं, और वही हमारा क्या करती हैं, भरण पोषण करती हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपने मंदिर देखे होंगे, सामान्यतः हम लोग पूजा अर्चना के लिए जब जाते हैं तो प्रसाद को पहले मंदिर में पेश करते हैं, देवी को चढ़ाते हैं, और उसके बाद उस प्रसाद को हम लोग ग्रहण करते हैं। यहाँ उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि यहाँ पे जो मंदिर का प्रसाद होता है पहले भक्तों के बीच वितरित किया जाता है, और जो बचा प्रसाद होता है उसको मंदिर में चढ़ाया जाता है। इन द सेंस माँ अन्नपूर्णा जो हमारी भरण पोषण करने वाली देवी हैं, पहले अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, फिर अपना पोषण करती हैं। तो इसका यह सिद्धांत आपको दिख मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक मंदिर है संकटा मंदिर। क्या नाम है, संकटा मंदिर। संकटा मंदिर की जब बात की जाए तो ये एक तरीके से कह सकते हो संकट दायनी, अगर देखा जाए तो संकट से हमें विमुक्त करने वाली खास करके देवी संकटा। क्या नाम है, संकट हमारे हरने वाली खास करके देवी संकटा की जब बात की जाए तो उनका यह आपका मंदिर यहाँ पे देख मिलता है। संकटा देवी मंदिर या फिर संकटा देवी मंदिर कहते हैं, जो हमारे दुखों को क्या करती है, हर लेती हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके अलावा जंतर मंदिर ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा कि हम लोग क्या करते थे, समय की गति को मापने की कोशिश करते थे, और ये जो जंतर मंतर है ये उसी का एक आधार है। खासा अगर देखा जाए तो इसका निर्माण जो है वो 1737 में किया गया था। किसके द्वारा, खास करके आपने सुना होगा महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा। तो सवाई जय सिंह की जब बात की जाए, खास करके अगर इनकी बात की जाए जिनका संबंध
राजस्थान के जयपुर से संबंधित होता है, उन्होंने अलग अलग लोकेशन में, आप भी जानते हैं कि ये जंतर मंतर की स्थापना की है। जैसे दिल्ली में किया है, मथुरा में किया है, आपके उज्जैन में किया है, जयपुर में किया है, बनारस में किया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में राजा सवाई जयसिंह की बात की जाए जो जयपुर से संबंधित है, इन्होंने बनारस में भी एक जंतर मंतर खगोल के अध्ययन के लिए, किसके लिए, खगोल शास्त्र की जब बात की जाए तो खगोल अध्ययन के लिए इस पहलू को यहाँ पर स्थापित करा रखा है। तो खगोल के बारे में अध्ययन करने के लिए जंतर मंतर की यहाँ पे एक स्थापना की गई है। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है गंगा आरती। आप भी जानते हैं, अगर बनारस गए हैं और कभी आपने बनारस आरती, खास करके ये जो गंगा आरती है, इसे नहीं देखा तो माना जाता है कि आपका जाना बेकार हो गया। आज के समय में इसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई है, इतना इसका नाम हो गया है कि कोई भी व्यक्ति जाता है तो वह गंगा आरती की सदैव एक संकल्पना रख के जरूर जाता है। ठीक है, तो गंगा आरती खासा ध्यान रखिएगा, जो आपके यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो ये तो यहाँ की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब अगर देखा जाए तो कुछ नाम हमें देख मिलते हैं जो गंगा घाट से संबंधित होते हैं। गंगा घाट मतलब आप कह सकते हो, यहाँ पे आपने सदैव सुना है कि गंगा नदी के पैरेलल लगभग लगभग 84 घाट बनाए गए हैं। और 84 घाटों की जब बात की जाए तो इनके अलग अलग पर्याय आपको देख मिलते हैं। खास करके देखा जाए तो ये घाट भी एक तरीके से पुराने इन्वेडर के द्वारा तोड़ दिया गया था, या फिर कुछ घाट आपके नहीं थे तो उनको अलग अलग शासकों के द्वारा डेवलप किया गया है। जैसे अगर नाम दिया जाए तो कुछ आपका नाम आता है, जैसे मराठा शासक की बात की जाए तो मराठा शासकों के द्वारा डेवलप किया गया। इवन आप कह सकते हो कि जैसे होलकर शासक की जब बात की जाए तो कुछ घाट होलकर शासक के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया। इवन अगर देखा जाए तो सिंधिया समाज के बारे में आपने सुना होगा, तो सिंधिया समाज के द्वारा भी कुछ घाट आपके डेवलप किए गए। पेशवाओं की जब बात की जाए तो पेशवाओं के द्वारा भी कुछ आपके घाट बनाए गए हैं। साथ ही साथ भोसले वगैरह की जब बात की जाए तो उन लोगों ने भी क्या किया है, यहाँ पे कुछ घाटों को बना रखा है। तो मतलब कह सकते हो कि अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं के द्वारा क्या है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के घाट बनाए गए हैं, जिसमें अगर नाम की बात की जाए तो जो फेमस है जैसे 80 घाट। 80 घाट तो आप भी जानते हैं अपने आप में सदैव चर्चा का विषय रहता है। अभी यूनेस्को ने वेटिंग लिस्ट में भी डाला है। और जो गंगा की आरती होती है अभी जिसको हमने दिखाया, वो आपके 80 घाट पे ही आपको देख मिलती है। साथ ही साथ आपका दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। दशाश्वमेध घाट की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होता है, इसका संदर्भ अभी हमने बताया महाभारत काल के दिवोदास राजा, जिन्होंने 10 बार क्या किया था, यहाँ पर खास करके क्या किया था, आप कह सकते हो कि अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इसी कारण से 10 अश्वमेध यज्ञ के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने आदि केशव घाट के बारे में सुना होगा, यह भी परिपेक्ष में यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, आदि केशव घाट। चूंकि अभी हमने बताया कि भगवान विष्णु का भी यह निवास स्थल माना जाता था, तो इसी कारण से केशव भगवान विष्णु का ही नाम है, तो इसी कारण से इसको आदि केशव नाम दिया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके पंचगंगा घाट भी आपको देख मिलता है। पंचगंगा घाट की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एक नाम आपने सुना होगा हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना है किसके बारे में, राजा हरिश्चंद्र। तो मान्यता के अनुसार चूंकि राजा हरिश्चंद्र का संबंध यहाँ से था, और इसी कारण से हम जब बात करते हैं उस कथानक को आपने सुना होगा दान को लेकर के, तो इनका भी इनके संबंध में एक हरिश्चंद्र घाट भी यहाँ पे स्थापित है। और जिसको मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो आज मोक्ष घाट के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि इसी के बगल में क्या होता है, शमशान भूमि, अर्थात जहाँ पे बड़े स्तर पे जो लोगों की डेथ हो जाती है तो उनको अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो मोक्ष नगरी का संदर्भ यहाँ पे आपको मिलता है। अच्छा, चूंकि शमशान से याद आया, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके मसान होली आयोजित की जाती है। अगर हम बात करें तो जैसे आपने बरसाने में लठमार होली देखी है, तो उसी तरीके से भगवान शंकर को आप भी जानते हैं जो शमशान की राख होती है वो लगाते हैं, तो उसी परिपेक्ष में मसान होली का संबंध यहाँ से देख मिलता है। ठीक है, हरिश्चंद्र घाट के अलावा अगर देखा जाए तो नाम को ही आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा लंका घाट। ठीक है, लंका घाट की जब बात की जाए तो लंका घाट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लंका घाट के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने एक घाट और सुना होगा, मणिकर्णिका घाट। क्या कहते हैं, मणिकर्णिका घाट। आज मणिकर्णिका घाट की जब बात की जाए तो इसके बारे में जो किंवदंती है वो ये बताया जाता है कि जब माता सती दक्ष के यहाँ पर गई थी, हवन कुंड में कूद गई थी, तो भगवान शंकर चूंकि अनन्य प्रेम करते थे तो उनको हाथ में उठा लिया, अर्ध जला शरीर, और पूरे ब्रह्मांड पे घूमने लगे। तो आप भी जानते हैं कि उनके जो कह सकते हो कि चूंकि जलता शरीर है तो उसके टुकड़े टूट टूट कर जमीन पर गिर रहे थे। तो उस दशा में मान्यता है कि उनका जो कान था, तो कान पे उन्होंने कर्णफूल पहन रखे थे, वो आकर के यहाँ पे गिरा है। तो इसी कारण से इसको कर्ण, चूंकि आप भी जानते हैं कर्ण में क्या किया जाता है, आपके कर्ण फूल पहने जाते हैं, तो मणिकर्णिका से, चूंकि वह मणि से बना था तो मणिकर्णिका इसी कारण से नाम दिया जाता है। ये किंवदंती है,
सत्य क्या है असत्य क्या है उसके बारे में हमें ना नॉलेज, लेकिन मणिकर्णिका का जो संदर्भ है ये इस कथानक के आधार पे देखा जाता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के घाट हैं जो खास करके बनारस की एक विशेष पहचान है। हालांकि घाटों की संख्या की जब बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जैसे ललिता घाट है और कई सारे घाट, तुलसीदास घाट है, राजेंद्र प्रसाद घाट है, कई सारे हैं, 84 घाट आपको यहाँ पर देख मिलते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये तो बनारस की पहचान होती है, लेकिन बनारस के ही पैरेलल में आप भी जानते हैं कि एक लोकेशन है जिसका नाम है सारनाथ। लगभग लगभग बनारस से क्या है 10 किलोमीटर आपका दूर है। बनारस से लगभग लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह आपका सारनाथ आपको दिख मिलता है। और सारनाथ की उपलब्धि क्या है सबसे बड़ी बात, तो अगर हम बात करें तो बनारस के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने दो चीज देखी, क्या देखा, आपने कई सारे संदर्भों को देखा। अभी आपने देखा कि विष्णु धर्म का संबंध यहाँ से है, अर्थात विष्णु के परिप्रेक्ष्य हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, विष्णु का भी पर्याय देख मिलता है। विष्णु के अलावा अगर देखा जाए तो भगवान शिव की नगरी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शैव धर्म के लोग भी रहते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आप नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, यहाँ पर भगवान बुद्ध की जब बात की जाए तो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी आपको दिख मिलते हैं। अर्थात भगवान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये जो आपका बनारस है ये अपने आप में भगवान शिव की नगरी भी है, भगवान विष्णु की भी नगरी मानी जाती है, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। आगे चर्चा करेंगे अभी कि हमारे यहाँ पर जब जैन तीर्थंकरों की बात की जाए तो दो लोगों का जन्म यहाँ से भी हुआ है। तो इसी कारण से ये चार अलग अलग संप्रदायों का भी नेतृत्व करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हम बता रहे थे सारनाथ, सारनाथ की जब बात की जाए तो सारनाथ की खासियत क्या है, सारनाथ की जब बात की जाए तो सारनाथ अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो सीधे शब्दों में कह सकते हो कि बौद्ध धर्म का जन्म यहीं से हुआ है। यह कहना अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, लेकिन पहली बार जो इन्होंने उपदेश दिया था वह यहीं पे दिया था। कहां पे दिया था, तो आप भी जानते अपने 5 साथी मित्रों को, यह मूल गंधकुटी लोकेशन होता है। क्या होता है, मूल गंधकुटी बिहार की जब बात की जाए तो यहां पर अपने 5 साथी मित्रों को इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। और पहली बार उपदेश दिया था जिसको हम कई बार क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं, इस लोकेशन को हम इसी कारण से धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या होता है, यहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हो जाती है। खासा अगर देखा जाए तो ये मूलगंध कुटी बिहार जो है वो आपको वर्तमान में यह मंदिर आपको परिपेक्ष के रूप में देखने को मिल जाता है। क्या नाम है, मूलगंध कुटी बिहार। खासा अगर देखा जाए तो इस आधुनिक प्रकार के मंदिर का निर्माण 1931 में किया गया था। 1931 की जब बात की जाए तो एक व्यक्ति थे श्रीलंका से संबंधित जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनका नाम था अंगिरिका धर्मपाल। क्या नाम था, अंगिरिका धर्मपाल। तो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में एक विशेष संस्था है, उसी के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। तो ये आपके मूलगंध कुटी बिहार आपको दिख मिलता है। अच्छा, चूंकि ये जो मंदिर है इसके आसपास एक उद्यान आपको दिख मिलता है, तो इस उद्यान को एक नाम दिया गया है जिसको नाम दिया जाता है हिरन उद्यान। क्या नाम है, हिरन उद्यान की जब बात की जाए तो हिरन उद्यान इसके आसपास डेवलप किया गया, जहाँ पे कुछ प्रकार के जानवर क्या करते हैं, विचरित करते रहते हैं, जिसमें प्रमुखता से हिरन अधिक मात्रा में है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो चूंकि बौद्ध धर्म की बात चल रही है और बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुयायी का आपने नाम सुना होगा जिसको हम नाम देते हैं अशोक। तो आज अगर हम अशोक की बात करें, क्योंकि अशोक ने धम्म की शुरुआत करी और धम्म की शुरुआत के ही साथ उन्होंने क्या किया, अलग अलग लोकेशन में कई सारे भगवान बुद्ध को समर्पित करते हुए स्तूप वगैरह बनवाए हैं। तो उसी में से सारनाथ में 2-3 नाम आपको दे मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है धमेखा स्तूप। धमेखा स्तूप की जब बात की जाए तो धमेखा स्तूप की जो सबसे खास बात क्या है वो ये है कि ये करीब करीब 28 मीटर चौड़ा है। क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी खासियत क्या है कि ये करीब करीब 28 मीटर आपका चौड़ा है। और इसी स्तूप की जब बात की जाए तो इस स्तूप की जो आपकी ऊंचाई होती है वह कितनी होती है, तो यह आपको दिख मिलता है करीब करीब 43.6 मीटर। कितना, 43.6 मीटर की जब बात की जाए तो ये इसकी ऊंचाई होती है। तो एक बड़ा विशालकाय कह सकते हो स्तूप है जो धमेखा स्तूप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहीं से धर्म की शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म की। इसी कारण से इसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र स्तूप के रूप में भी जानते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र स्तूप के रूप में भी जानते हैं। तो अशोक के द्वारा क्या किया गया था, इसको बनवाया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा नाम आता है आपका सिंह स्तंभ को लेकर के, ये सिंह स्तंभ। आज सिंह स्तंभ की अगर बात की जाए तो इसके बारे में तो आप भी जानते हैं, इसको हमने क्या किया है, तो इसको हमने अपने जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपना रखा है। एक्चुअली इसकी जब बात की जाए तो इसका भी निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया है।
अशोक की जब बात की जाए तो अशोक ने इसका निर्माण क्यों कराया? अशोक ने इसका निर्माण इस कारण से कराया क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे पहली बार उपदेश दिया। उपदेश कैसे दिया जाता है? उपदेश मुंह से दिया जाता है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इस उपदेश को एक दिशा में नहीं फैलाना था। अशोक का मानना था कि यह उपदेश क्या होना चाहिए, चारों तरफ होना चाहिए, चारों दिशाओं में जानी चाहिए, हर एक कोने कोने तक इस भगवान बुद्ध की बात पहुंचाई जानी चाहिए। तो इसी कारण से चूंकि शेर की गर्जना आप भी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे चार दिशाओं के लिए चार शेर स्थापित कराए। और ये खुला हुआ जो मुंह एक प्रवृत्ति दिखाता है, वह भगवान बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में उपदेश दिए उनको हमें चारों दिशाओं तक पहुंचाना है। और इसके लिए ये क्या है, यह आपका सिंबल के रूप में स्थापित है। और इसी के साथ कुछ और जानवर यहाँ पे आपको मिलते हैं, खास करके छोटे छोटे जानवर। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी संकल्पना क्या है, तो इनकी संकल्पना आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पे देखा जाए तो जैसे हाथी है, हाथी के अलावा घोड़ा है, घोड़ा के अलावा बैल है, और बैल के साथ ये सिंह तो आपका ऑलरेडी है ही है। इसी कारण से इसको कई बार हम लोग सिंह स्तंभ भी कह देते हैं। ठीक है, सिंह स्तंभ इसी कारण से नाम दिया जाता है। तो हाथी घोड़ा बैल, ये ध्यान रखिएगा, ये दौड़ती अवस्था में है। दौड़ती अवस्था का मतलब क्या है कि उपदेश पहुंचाना है, रुकना नहीं है। आप हाथी की चाल से चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन अंततः हर एक व्यक्ति तक इस बौद्ध धर्म के लक्ष्यों के, इस उपदेशों को पहुंचाना जाना है। तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो ये सिंह स्तंभ आपको यहाँ पर दिख मिलता है। हालांकि इसकी जब बात की जाए तो ये पुराने समय में टूट फूट गया था, लेकिन एएसआई के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है 1905 में। यहाँ पर एक आपने नाम सुना होगा, सारनाथ संग्रहालय। तो सारनाथ संग्रहालय की जब बात की जाए, जहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित अलग अलग चीजों को संरक्षित करके रखा गया है, तो वहीं पर इसको संरक्षित करके आज रखा गया है, जो मूल प्रति है। ठीक है, तो ये आपको सारनाथ संग्रहालय में 1905 से देखे मिल जाता है। इसके बाद एक स्तूप होता है जिसको नाम दिया जाता है चौखंडी स्तूप। आज चौखंडी स्तूप की जब बात की जाए तो चौखंडी स्तूप की संरचना क्या है? चौखंडी स्तूप अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, और इसकी जब बात की जाए तो इसका भी निर्माण हमारे यहाँ पे खास करके ये अशोक के द्वारा नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो ये ह्वेनसांग के द्वारा बनवाई गई है। ह्वेनसांग की जब बात की जाए तो ह्वेनसांग ने क्या किया है, इसके बारे में चर्चा भी किया है। ये बनवाया कब गया था, तो ये बनवाया गया है चूंकि ह्वेनसांग की जब बात की जाए तो ये गुप्त काल में आए थे, और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया है, इन्होंने इसके बारे में चर्चा भी किया है। चौखंडी स्तूप की जब बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये चतुर्भुज आकार का है। परिपेज की जब बात की जाए तो गुप्त काल में इसको बनवाया गया है। ह्वेनसांग जब आए थे तो ह्वेनसांग ने, अभी हमने बताया था शुरू में कि ह्वेनसांग बनारस आए थे, तो ह्वेनसांग जब यहाँ पे आए थे बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक है सीयू की, उस पुस्तक में इसके बारे में जिक्र भी किया है। परिपेज की जब बात की जाए तो ये कब बनाई गई है, तो ये आपके चौथी पांचवी शताब्दी के अंतर्गत की बनाई मानी जाती है। कब की? चौथी पांचवी शताब्दी के अंतर्गत की यह बनाई मानी जाती है, खास करके गुप्त काल के परिपेक्ष्य में। जब हम बात करते हैं किसके रूप में, ह्वेनसांग के रूप में। एक नाम ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो आज वर्तमान में ऊंचाई है वह कितनी है, तो वह आपको 93 फीट देख मिलती है। इसकी जो ऊंचाई है जमीन से लेकर के, यह 93 फीट की ऊंचाई आपको वर्तमान में दिख मिलती है। तो ये तो खास विशेषताएं किसकी होती हैं, जब हम सारनाथ की बात करते हैं, और जहां पे हमने किसके बारे में बताया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया। अब बौद्ध के बाद जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से जैन धर्म का भी एक थोड़ा बहुत साक्ष्य मिलता है। तो जैन धर्म की जब बात की जाए तो जैन धर्म के बारे में किसका नाम मिलता है? जैन धर्म की जब बात की तो जैन धर्म में खास करके, चूंकि आप भी जानते हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। लेकिन 24 की जब बात की जाए तो 24 में से 2 तीर्थंकर आपके बनारस से संबंधित हैं। क्या क्या नाम होता है? तो एक नाम होता है आपके 7वें नंबर के, 7वें तीर्थंकर जो है उनका नाम जो होता है, खास करके आपने नाम सुना होगा सुपार्श्वनाथ। तो सुपार्श्वनाथ की जब बात की जाए तो सुपार्श्वनाथ का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपके जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और इनका चिन्ह भी माना जाता है स्वास्तिक। स्वास्तिक की जब बात की जाए तो स्वास्तिक क्या होता है, इनका चिन्ह भी माना जाता है, स्वास्तिक। स्वास्तिक, स्वास्तिक की जब बात की जाए तो स्वास्तिक इनका क्या है, चिन्ह है। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो स्वास्तिक इनका चिन्ह माना जाता है। इवन इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये तो एक व्यक्ति हो गए, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक आपके होते हैं 23वें नंबर के, 23वें नंबर के तीर्थंकर। 23वें नंबर के कौन है, तो 23वें नंबर के बारे में आपने कई बार सुना होगा, इनका नाम है पार्श्वनाथ, जिनके बारे में परीक्षा में अनगिनत बार पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ की जन्मस्थली की जब बात की जाए तो ये 23वें नंबर के यहीं से संबंधित है। तो अभी हमने देखा विष्णु की भी संबंधित है, शंकर की भी संबंधित है, आपके बौद्ध से भी संबंधित है, और फिर आपके जैन धर्म, 4 अलग अलग धर्मों का, संप्रदायों का यहाँ पे निवास माना जाता है। ठीक है,
अब इसके अलावा अगर देखा जाए, चूंकि अभी हमने शुरू में ही देखा कि जो हमारा काशी है, जो हमारा बनारस है, ये काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसकी उपलब्धि थी, ये ज्ञान की नगरी कही जाती थी। आज भी ज्ञान की नगरी है क्योंकि यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के विद्यालय वगैरह स्थापित किए गए हैं। जैसे एक नाम आपने कई बार सुना होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये विद्यालय की जब बात की जाए तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। खास करके इसको हम आप क्या कहते हैं, बीएचयू के रूप में जानते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कब स्थापित हुआ था? तो 1916 में इसकी स्थापना करी गई थी। और आप भी जानते हैं मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके? मदन मोहन मालवीय की जब बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आज अगर हम बात करें ना, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान्यता के अनुसार ये बताया जाता है कि ये एशिया का अब तक का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय है, मतलब जहां पे हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। और ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो करीब करीब 1300 एकड़ में फैला है। कितने में? 1300 एकड़ में आज पूरी तरीके से फैला हुआ है। बेसिक अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार इसके बारे में पूछा गया, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो शिलान्यास का नाम ध्यान रखिएगा, उसका नाम था हर्डिंग। क्या नाम था? हर्डिंग। उस टाइम पे एक अंग्रेज अधिकारी, उसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। भूमि पूजन हम जिसे कहते हैं। इसके अलावा एक विद्यालय और होता है जिसको हम कहते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इसके बारे में तो आप भी जानते हैं, हमारे यूपी के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद, बताया जाता है कि वो कभी बनारस में वोट मांगने ना गए। आजकल के नेता लोग तो पता नहीं क्या कर दें। इनकी जब बात की जाए तो इनकी प्रसिद्धि इतनी थी, इतना रौवा हुआ करता था कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। यूपी के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। तो इन्हीं के सम्मान में, चूंकि इन्होंने इसको प्रमोट किया था, और आप भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर संस्कृत संस्थान वगैरह की स्थापना है वो इन्हीं के प्रयासों स्वरूप की गई थी। तो जो संस्कृत हमारे यहाँ पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसका नाम भी इन्हीं के सम्मान में किया गया। तो ये भी आपके बनारस में ही देख मिलता है, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे एक आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ देख मिलता है। हालांकि इसकी जब बात की जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो खास करके आपके वही शिव प्रसाद गुप्ता के सहयोग से किया गया था। लेकिन इसकी जब बात की जाए तो इसका पूर्व नाम था काशी विद्यापीठ। इसका जो पहले का नाम था काशी विद्यापीठ था। लेकिन बाद में क्या किया गया, महात्मा गांधी के सम्मान में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में यह भी आपको दिख मिलता है। और साथ ही साथ शिक्षा की ही बात करें, शोध की बात करें, तो हमारी आपने देखा होगा कि चाइना और भारत के बीच में एक लोकेशन पड़ता है तिब्बत। तो तिब्बत भाषा के संबंध में, चूंकि बहुत सारे बौद्ध अनुयायी ऐसे हैं जो तिब्बत भाषा का ज्ञान रखते हैं, उसी कारण से यहाँ पर एक तिब्बती शोध संस्थान भी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित है। केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय उच्च तिब्बती भाषा शोध संस्थान। तो ये आप कह सकते हो कि शिक्षा के लिए कई सारे बिंदु आपको यहाँ पर देख मिलते हैं। शिक्षा के अलावा अगर देखा जाए तो सीधी सी बात आती है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी के लिए एक खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा एक नाम जिसको हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की जब बात की जाए, जिसको कई बार आपने सुना होगा बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाबतपुर हवाई अड्डा भी यहाँ पर इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाबतपुर हवाई अड्डा या फिर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये कहाँ से संबंधित है? ये बनारस से है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये हमारी यूपी का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसे नाम दिया जाता है। तो एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसे नाम दिया जाता है। इसकी प्रसिद्धि इस रूप में देखने को मिलती है। खासा अगर देखा जाए तो हवाई अड्डे के अलावा एक संदर्भ आपने सुना होगा बनारस के ही बारे में, आप लोग पूरी तरीके से जानते भी हैं। अगर हम बनारस की बात की तो बनारस में एक संगीत का पहलू आपने सुना होगा। और संगीत के पहलू की जब बात की जाए, बेसिकली अगर देखा जाए तो जिसको हम संगीत घराने के रूप में जानते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में तो कुल मिला के 8 अलग अलग घराने हैं, जैसे इटावा घराना, अतरौनी घराना, लखनऊ घराना, मेरठ का घराना, रामपुर घराना, प्रयागराज का घराना। तो उसी तरीके से बनारस का एक घराना है जो संगीत घराने के रूप में जाना जाता है। घराना इन द सेंस गुरु शिष्य की परंपरा, जहाँ पे शिष्य लोग क्या करते थे, गुरु के पास जाकर के उनके समीप रह करके अध्ययन करते थे। तो ये संगीत के ऊपर पूरी तरीके से आधारित है। एक तो है पढ़ाई लिखाई वाला जहाँ पे हम लोग विषय का अध्ययन करते हैं, और एक होता है जो आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आधारित होता है। बनारस घराना अपने आप में काफी प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से क्या होता था, तबला वादन देखने को मिलता था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बनारस घराने की जो विशेष पहचान है वो तबले के लिए जानी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है केवल केवल तबला था। अगर इसकी बात की जाए तो इस घराने में कुछ और भी नाम देख मिलते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा ध्रुपद के बारे में।
तो ध्रुपद की जब बात की जाए तो ध्रुपद का भी संबंध आपको मिलता है। इसी से संबंधित आपका ध्रुपद महोत्सव हमारे यहाँ पर आयोजित भी किया जाता है, संगीत के ऊपर आधारित है, बनारस में ही आयोजित होता है। ध्रुपद के अलावा अगर देखा जाए तो रागों के अंतर्गत आपने सुना होगा धमार के बारे में, तो धमार की भी संकल्पना यहीं से आपको मिलती है। इवन तबला तो सही है। तबला के अलावा अगर देखा जाए तो आपने कत्थक के बारे में सुना होगा। कत्थक एक्चुअली कत्थक जो है वैसे मुख्य उत्पत्ति तो लखनऊ की है, लेकिन जब कत्थक के आध्यात्मिक पहलू की बात करते हैं तो आध्यात्मिक पहलू कहाँ से जुड़ जाता है? आध्यात्मिक पहलू आपको सदैव देख मिलता है जो आपके बनारस से संबंधित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ख्याल गायन के बारे में आपने सुना होगा। ख्याल गायन की श्रृंखला जो है वो भी आपको यहीं से दिख मिलती है। कई बार आपने सुना होगा यहाँ पे सारंगी के बारे में। सारंगी के अलावा सितार, तो सारंगी सितार का भी संबंध यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अब तो गजल भी है, भजन भी है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो बनारस घराना अपने आप में काफी विराट स्वरूप रखता है और इसमें कई सारे फेमस पर्सनालिटी भी इसी परिप्रेक्ष्य में आपको देख मिलते हैं। नामों की जब बात की जाए, जैसे आपने नाम सुना होगा एक नाम जिनको हम कहते हैं गिरजा देवी। गिरजा देवी की जब बात की जाए तो गिरजा देवी का तो नाम आप जानते हैं, खास करके अगर देखा जाए तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, अप्पा जी के रूप में भी जानते हैं। अप्पा जी, अप्पा जी की प्रसिद्धि जो है आप भी जानते हैं, इनको ठुमरी का नाम दिया जाता है, ठुमरी गायिका के रूप में इनका नाम जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो ठुमरी के लिए हमारा बनारस घराना काफी प्रसिद्ध भी है। ठुमरी के जनक वगैरह का जो संदर्भ है, ठुमरी विधा का जो जन्म माना जाता है वो बनारस से ही माना जाता है। एक नाम और होता है जिनको हम कहते हैं खास करके किसके रूप में, तो इनका नाम होता है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रसिद्ध एक सितार वादक के रूप में यहीं से आपके सम्मानित होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत रत्न खास करके बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की जब बात की जाए तो इनकी उपलब्धि क्या है, तो आप भी जानते हैं प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ये तो संगीत परंपरा के ऊपर आधारित करते हुए कुछ विशेष नाम और संगीत घराने की उपलब्धि बेसिक। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ से काफी चर्चा में रहते हैं। जैसे नामों की बात की जाए तो एक नाम आता है वल्लभाचार्य। आज वल्लभाचार्य की जब बात की जाए तो इनकी जन्मस्थली यहीं से मानी जाती है। प्राचीन समय में आपने तारा सप्तक वगैरह के बारे में सुना होगा, तो उससे इनका संबंध होता है बेसिक। इसके अलावा महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि की जब बात की जाए तो इनका भी यह जो स्थल है ये खासा शोध स्थल माना जाता है, यहीं पर इनका निवास माना जाता है। और इसी कारण से जब योग की बात की जाती है तो आप भी जानते, आज हम योग की जब बात करते हैं तो योग के जनक जो माने जाते हैं उनका नाम है पतंजलि, तो इनका संबंध यहाँ से था। इवन आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर योग से ही संबंधित होता है आयुर्वेद, तो कई बार ये भी माना जाता है कि आयुर्वेद का जो जन्म हुआ है वह यहीं से हुआ है। तो आयुर्वेद की जन्मस्थली और योग की जन्मस्थली या आपके पतंजलि का नाम यहां से समझ होता है। इसके बाद एक बड़े प्रसिद्ध आते हैं व्यक्ति कबीर। कबीर के बारे में तो क्या ही कहना, कबीर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और इनका संयोग से कह सकते हो कि जन्म जो है वो यहीं पे है। खास करके आपने नाम सुना होगा, कबीर का मुख्य जन्म माना जाता है लहर तारा, या जिसको एक तरीके से आज हम लोग क्या बोलते हैं, कबीर चौरा भी बोलते हैं। क्या, कबीर चौरा या लहर तारा का जो संबंध है वहां से इनका लोकेशन माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो कबीर का जन्म बनारस में हुआ है, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो उन्होंने जो मृत्यु प्राप्त की है वो मगहर में प्राप्त किया है। एक्चुअली मगहर नाम का जो संदर्भ है वो इस कारण से है क्योंकि लोग मानते हैं मान्यता के अनुसार कि ये जो बनारस है मोक्ष नगरी है। कबीर चूंकि इस पर्याय के मानने वाले ना थे, मतलब इनकी जो बात की जाती है वो आपने कई बार सुना होगा, निर्गुण शाखा के ये माने जाते हैं। निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जहां पे आडंबर की बात नहीं की जाती है, वहां पे सीधे सीधे क्या होता था, हम कह सकते हैं कि मतलब आडंबर को हटा करके गुरु की बात की जाती थी। इनका मानना था कि गुरु का आप मनन करिए और वही क्या करता है, आपको एक मार्ग दिखा सकता है। ये मूर्ति पूजा और सारी चीजें का ये विरोध करते थे। तो जब मोक्ष नगरी की बात की जाती थी तो इन्हें लगता था ये क्या फजूल की बात है, तो इसी कारण से इन्होंने इस नगरी को ही छोड़ दिया और ये चलते चलते चले आए। आज का जो हमारा गोरखपुर के पास एक जिला है संत कबीर नगर, संयोग से उन्हीं के नाम पे स्थापित है, तो उसी का एक छोटा सा लोकेशन है मगहर, वहीं पर इनकी डेथ हुई थी। और आप भी जानते आज मगहर महोत्सव इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आयोजित भी होता है। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संदर्भ काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मगहर में तो इनकी डेथ होती है, जन्म होता है लहर तारा में। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी के बारे में ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी होती है लोई। लोई के अलावा अगर देखा जाए तो आपने कमाल के बारे में सुना होगा, कमाल इनके पुत्र थे। कमाली की जब बात की जाए तो कमाली इनकी पुत्री हुआ करती थी, लेकिन जन्म के बाद अगर देखा जाए कई बार मान्यताओं में आपने सुना होगा कि इनको छोड़ दिया गया था, तो इनका लालन पालन किया गया है। लालन पालन किसके द्वारा किया गया है, तो दो व्यक्तियों का नाम कई बार चर्चा में आता है, नीरू और नीमा। नीरू और नीमा की जब बात की जाए तो जो पेशे से जुलाहा हुआ करते थे उन लोगों ने क्या किया था, इनका लालन पालन किया था।
तो इसी कारण से ये जुलाहा संप्रदाय से भी माने जाते हैं। क्योंकि ये कह सकते हो कि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, तो इनके माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती थी वो लोकल लैंग्वेज में हुआ करती थी। अच्छा, विशुद्ध रूप से लोकल लैंग्वेज भी ना हुआ करता था, सबका मिला-जुला स्वरूप होता था। तो इसी कारण से इनकी भाषा को कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो भाषा हुआ करती थी उसका नाम था पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी की जब बात की जाए तो ये कबीर की भाषा हुआ करती थी। इन्होंने एक कह सकते हो कि रचना दी है खास करके हम लोगों को, जिसका नाम है बीजक। बीजक की जब बात की जाए तो बीजक आप भी जानते हैं, जिसमें तीन अलग अलग कह सकते हो कि इसके टुकड़े माने जाते हैं, इसके तीन भाग माने जाते हैं। खासा आपने नाम भी सुना होगा, साखी, साखी, सबद, क्या कहते हैं, साखी, सबद और फिर आपकी रामायणी। तो साखी, सबद, रामायणी की जब बात की जाए तो ये इसके तीन क्या हो जाते हैं, खास करके खंड माने जाते हैं, जो बीजक इनकी एक रचना है। ठीक है, इसके अलावा कबीर के बाद आते हैं एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविदास। संत रविदास, या किसी पर्याय में आपने सुना होगा जिनको हम रैदास के रूप में भी जानते हैं। मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो ये चर्मकार थे, अर्थात मोची के रूप में जाने जाते हैं, जो जूता वगैरह सिलने का काम करते हैं। और इनकी जब मान्यता की बात की जाए तो इनके बारे में कहा भी जाता है कि इनके कथानक काफ़ी फेमस है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और इनका संबंध यहाँ से आपको दिख मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं आचार्य रामानंद। आचार्य रामानंद की जब बात की जाए तो इनका भी संबंध यहीं से होता है, कबीर के गुरु वगैरह माने जाते हैं। साथ ही साथ तैलंग स्वामी, तैलंग स्वामी की जब बात की जाए तो इनका भी संबंध यहीं से है, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा सामान्यतः आप व्यक्ति को जानते हैं कितने साल जीता है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल। लेकिन ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 280 साल का जीवन काल व्यतीत किया। बनारस में रह करके 280 साल, मतलब 3 शताब्दी इन्होंने बिताई। और इसी कारण से इनको पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बनारस का चलता फिरता भगवान शिव माना जाता है कि इतना लंबा समय तक कौन जीवित रहेगा। तो तैलंग स्वामी भी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, जिनका संबंध आपके इसी बनारस से होता है। बनारस के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इनका भी संबंध यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कुछ और भी प्रसिद्ध उपलब्धियों की जब बात की जाए, कुछ और भी इस नाम की बात की जाए तो एक नाम होता है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं कि इनका जो संबंध है, मुख्य रूप से जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था बनारस में ही। बनारस की जब बात की जाए तो सन 1828 में इनका जन्म माना जाता है। और बचपन की जब बात की जाए तो बचपन जो था इनका, वह वैसे तो बीता था बिठूर में, नाना साहब के पास में, लेकिन इनकी जब बात की जाए तो इनके बचपन का नाम था मनु और छबीली। पापा जी की जब बात की जाए तो इनके पिताजी ने क्या किया था, वही जो मणिकर्णिका घाट है, कर्णकुंडल मणि के संदर्भ में, तो उस घाट से इन्होंने कह सकते हो कि होता नहीं कि हम लोग जैसे आजकल के बच्चों का नाम रखते हैं टीवी के जितने सीरियल होते हैं उनके नाम पे, तो उसी आधार पे मणिकर्णिका घाट उस समय काफ़ी उपलब्धि में था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इनका नाम एक और देख मिलता है जिसको हम कहते हैं मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका जो इनका नाम मिलता है बचपन का, वह इसी से ही प्राप्त होता है। कहाँ से? मणिकर्णिका घाट से। तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम की जब बात की जाए तो मणिकर्णिका बचपन का नाम, रानी लक्ष्मीबाई बाद में नाम होता है। साथ ही साथ मनु छबीली नाना साहब के द्वारा नाम दिया जाता है। खास आप भी जानते हैं 14 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, इनका विवाह हो गया था। किसके साथ? आपके झांसी के राजा हुआ करते थे गंगाधर राव। तो गंगाधर राव की जब बात की जाए तो इनके साथ शादी हो गई। संयोग से कह सकते हो कि गंगाधर राव की असमय डेथ हो जाती है, तो इनके पास कोई अपना पुत्र नहीं होता है। तो इन्होंने अपने जो कह सकते हो परिवार के सदस्यों में से एक व्यक्ति थे, उनके पुत्र को गोद लिया, खासा जिसको नाम दिया गया दामोदर राव। तो उस समय चूंकि हमारे यहाँ पर एक नीति चलती थी डलहौजी की, आपने सुना भी होगा। डलहौजी की जब बात की जाए तो उसका एक स्वरूप था जिसको कहते हैं राज्य हड़प की नीति। तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत क्या किया, डलहौजी ने यहाँ पर 1853 में इस झांसी लोकेशन को व्यक्तिगत सिद्धांत के अंदर कब्जे में ले लिया था। तो बाद में आपने देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था, और विरोध करते करते आप कह सकते हो कि इनकी डेथ भी हो जाती है। कब? अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अगर इनकी बात की जाए तो इनकी जो डेथ होती है वो खासा ध्यान रखिएगा, ये 17 जून को होती है। कब होती है? 17 जून 1857 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे इनकी डेथ भी हो जाती है। क्लियर? शहीद हो जाती है एक तरीके से, अगर हम बात की देश की रक्षा करते करते। परिपेक्ष में इसके बाद एक अलग नाम आता है जिनको हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद। हमें लगता है दुनिया में हमें किसी व्यक्ति ने एक प्रभावित किया है तो वह इकलौते व्यक्ति हैं मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि शायद इनकी कोई ऐसी रचना होगी जिसको हमने पढ़ा ना हो। बिल्कुल जीवंत रचना, बिल्कुल सटीक रचना, मुंशी प्रेमचंद। आज भी जिनको हम लोग क्या मानते हैं, कलम का सिपाही मानते हैं। परिपेज की जब बात की जाए तो इनके बचपन का नाम तो आप भी जानते हैं, ये बचपन में नवाब राय के रूप में जाने जाते थे। क्या? नवाब राय, या कई बार आपने सुना होगा धनपत राय।
तो धनपत राय या फिर नवाब राय के रूप में इनका नाम माना जाता है। ये एक सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे, खास करके कानपुर में इनका कह सकते हो कि नियुक्ति हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, उसे छोड़ दिया और पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से बनारस में ही रहने लगे। परिपेज की जब बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद का जो नाम था, प्रेमचंद इन्होंने नाम इस कारण से रखा था क्योंकि उस समय सरकारी अधिकारी जो होता था वो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता था, तो उस कारण से इन्होंने धनपत राय के नाम से सरकारी नौकरी की और प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखना चालू कर दिया। और इस मुंशी नाम की जब बात की जाए तो मुंशी नाम कहाँ से मिला, चूंकि ये तो राय थे, तो मुंशी जो नाम मिला था, एक्चुअली इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसके बारे में आपने सुना होगा, हंस पत्रिका। तो हंस पत्रिका के जो संस्थापक हुआ करते थे उनका नाम था मुंशी कन्हैया लाल। ठीक है, मुंशी कन्हैया लाल। तो बताया जाता है कि मुंशी कन्हैया लाल ने ही इनको क्या किया था, यह मुंशी वाली उपाधि दे दी थी, तो इसी से मुंशी प्रेमचंद हम इनको जानते हैं। तो इन्होंने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया था। इवन आप कह सकते हो कि यहीं पर इन्होंने जागरण पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनकी जब बात की जाए तो इन्होंने पहली जो रचना लिखी थी उसका नाम था बाजार ए हुस्न। बाजार ए हुस्न की जब बात की जाए तो इस रचना को इन्होंने लिखा था, ये उर्दू भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, उर्दू भाषा की जब बात की जाए तो उर्दू भाषा में लिखी गई इनकी पहली रचना मानी जाती है। हालांकि बाद में इसे क्या नाम दिया जाता है, बाद में इसको नाम दे दिया जाता है सेवा सदन। ठीक है, तो बाद में इसका नाम परिवर्तित करते हुए सेवा सदन किया जाता है, मतलब आप कह सकते हो इसका एक हिंदी रूपांतरण। ठीक है, तो इसके हिंदी रूपांतरण की जब बात की जाए तो उसका नाम होता है सेवा सदन। परिपेज की जब बात की जाए तो इनकी जब बात की जाए तो ये यहाँ से संबंधित थे। अगर इनकी बात की जाए तो इनके परिपेक्ष में एक नाम और आपने सुना होगा, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र की जब बात की जाए तो ये इनका क्या है, मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि ये इनका अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। हालांकि इनकी रचनाओं की जब बात की जाए तो बहुत सारी रचनाएं आपने देखी होगी, जैसे बूढ़ी काकी की बात की जाए, इवन आप कह सकते हो दो बैलों की कथा हो गई, पूस की रात हो गई, बड़े घर की बेटी हो गई, या आप कह सकते हो पंच परमेश्वर हो गया, कफन हो गया, गबन हो गया, कर्म भूमि हो गई, गोदान हो गया, निर्मला, ये कई सारी रचनाएं इनकी आपको देखने मिलती हैं। खासा अगर देखा जाए तो इनके माध्यम से एक काम और किया गया था, आपने सुना भी होगा सरस्वती प्रेस के बारे में। तो सरस्वती प्रेस को भी इन्होंने क्या किया था, कुछ समय के लिए चलाया था। सरस्वती प्रेस के परिपेज की जब बात की जाए तो इनका नाम देख मिलता है। और एक उर्दू पत्रिका थी जिसका नाम था जमाना, तो जमाना नाम के उर्दू पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन किया था। तो ऐसे संबंधों से इनका नाम देख मिलता है। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जब बात की जाए तो इनका तो नाम आप जानते हैं, ये भी आपके बनारस से संबंधित थे। इनकी रचनाओं की जब बात की जाए तो जैसे आपने कामयानी के बारे में सुना होगा, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इवन आंसू की जब बात की जाए तो आंसू भी इनका एक बड़ा विशेष रचना माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद भी यहाँ से आपके संबंधित देख मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं। फेमस पर्सनालिटी के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ विशेष नाम और ध्यान रखिएगा जो यहाँ से संबंधित है, जैसे भारत कला भवन। ये कला संस्कृति को प्रमोट करते हुए यह एक नाम आपको मिलता है जो भारत कला भवन के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ललित कला परिषद, ये भी आपके इसी बनारस में स्थित है। भोजपुरी भवन, भोजपुरी भाषा को प्रमोट करते हुए एक शोध संस्थान। लोक कला संग्रहालय, जो वहाँ की लोकल की कलाएं हैं उनको संग्रहित करते हुए क्या क्या चीजें हैं संग्रहित किया गया है। वैदिक विज्ञान केंद्र, आज विज्ञान में क्या क्या वैदिक काल में चीजें हुआ करती थी उसको शोध को आधारित करते हुए एक सेंटर। दीनदयाल हस्तकला संकुल, क्योंकि आप भी जानते हैं हथकरघा यहाँ का विशेष उत्पाद है, तो उसको लेकर के एक संस्थान स्थापित किया गया है। केंद्रीय हथकरघा संस्थान, क्योंकि हाथ से बनाई जाने वाली चीजें बहुत मात्रा में जिसमें कपड़े के उत्पादन, तो इसी कारण से केंद्रीय हथकरघा तकनीकी संस्थान की क्या क्या नई चीजें हम इसमें इनपुट में दे सकते हैं। एक नाम आपने सुना होगा कि हमारे यूपी में एकमात्र कछुआ वन्यजीव विहार है गंगा नदी के परिक्षेत्र में, तो वो लगभग 7 किलोमीटर का फैला हुआ है कछुआ वन्यजीव विहार, ये भी आपको देख मिलता है, ताकि हम टर्टल की संख्या को बचा पाए, जिसको एक नाम और दिया जाता है कछुआ प्रजनन केंद्र भी। ठीक है, ध्रुपद महोत्सव अभी हमने शुरू में बताया था, जो संगीत के ऊपर आयोजित होने वाला एक पहला महोत्सव होता है। ये हालांकि ध्यान रखिएगा मथुरा में भी अभी का आयोजित किया जाता है, मथुरा वृंदावन लोकेशन की जब बात की तो वहां पर। इसके अलावा रथ यात्रा, जैसे आपने जगन्नाथपुरी में देखा होगा कि रथ यात्रा निकलती है, तो सेम उसी पैटर्न पे ये रथ यात्रा आपको दिख मिलती है। और इस रथ यात्रा परिपेश की जब बात की जाए तो ये यहाँ से संबंधित है। इसके अलावा नक्कटैया मेला, नक्कटैया मेला की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे आपका आयोजित किया जाता है। एक लोकेशन आपने सुना होगा चैतगंज, बनारस में एक लोकेशन है चैतगंज, और वहां पे जो करवा चौथ नहीं होती है, इसी करवा चौथ की रात में इसका आयोजन किया जाता है, जहां पे बड़े स्तर पे रामलीला वगैरह खेला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अवधी ताल, यहाँ पे एक ताल है। साथ ही साथ लोलार्क कुंड, ये भी आपको दिख मिलता है। राजघाट, राजघाट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये एक विशेष संरचना है जो वर्तमान में एएसआई ने क्या कर रखा है, इसको संरक्षित करके रखा है। संरक्षण की जब बात की जाए तो एएसआई के माध्यम से इसको वर्तमान में संरक्षित करके रखा गया है। केंद्रीय साग सब्जी शोध संस्थान, ये तो आपने सुना ही होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तर भारत का एक चावल शोध संस्थान भी इसी संस्था के अंतर्गत स्थापित है।
खासा कनेक्टिविटी की जब बात की जाए तो आपने बरेका का नाम सुना होगा। बरेका अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, बनारस रेल इंजन कारखाना भी कहते हैं। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर, अभी आपने सुना था कि जापान के सहयोग से भगवान शंकर के ऊपर आधारित करते हुए जो शिवलिंग है उसके परिप्रेक्ष्य में आपका रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। अच्छा, शिवलिंग की बात की तो ये ध्यान रखिएगा, अभी आपको पता होना चाहिए, आप लोग कहेंगे बताए नहीं। स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम यूपी का चौथा जो स्थापित किया जा रहा है वो फिर से आपके भगवान शिव की स्मृति को आधारित करते हुए, जहाँ पे आपने देखा होगा छत जो है वो चंद्रमा जैसी बनेगी, प्रवेश द्वार जो होगा वो डमरू जैसा होगा, लाइट जो होगी वो आपके त्रिशूल जैसी होगी, और साथ ही साथ जो दीवार है वो बेलपत्र से लिखा है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर भी ऐसे है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, जो उसका डोम है शिवलिंग के तरीके से है, किनारे किनारे पर रुद्राक्ष लगाए गए हैं, ये सारी चीज़ आपको देख मिलती हैं। नागरी पचाड़ी सभा की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं पे देख मिलता है। साथ ही साथ चंदावर का युद्ध, ये अपने आप में इतिहास में काफी महत्वपूर्ण युद्ध होता है। 1194 की जब बात की जाए तो यह युद्ध यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। खास करके आपने सुना होगा एक राजा जिसको हम कहते हैं गौरी, मोहम्मद गौरी की जब बात की जाए, जब यह आया था भारत में लूटपाट करने के लिए तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और उसके बाद इसने क्या किया, जो इन्हें लेकर आए थे जयचंद, तो जयचंद को भी धोबी पछाड़ दिया था। तो जयचंद के साथ गौरी का चंदावर का युद्ध, ये भी आपके इसी बनारस के परिप्रेक्ष्य में देख मिलता है। खास करके आपने सुना होगा शहरी क्षेत्र में पहली बार कोई पे रोपवे चलाया जा रहा है तो आपके इसी बनारस में चलाया जा रहा है। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, देश का पहला गंगा विलास क्रूज सेवा जो आपके बनारस से लेकर के आपके डिब्रूगढ़ अर्थात असम तक जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण है, 3200 किलोमीटर। और इसके अलावा अलकनंदा क्रूज, क्या संकल्पना कही जा सकती है कि अगर आपको बनारस का पूरा विचरण करना है और इस अलकनंदा क्रूज में बैठ जाइए, गंगा नदी में बैठ करके आप पूरी तरीके से 84 घाटों का पूरा मनोरम दृश्य देख सकते हैं, तो ये अलकनंदा क्रूज भी चलती है। इवन इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो और भी बनारस के नाम से बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हमें लगता है हम उतना गिना भी ना पाएंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी जरूरत, एक छोटी सी कोशिश कि बनारस की क्या एक उपलब्धि है, क्या इसकी एक पहचान है, शायद हमने अपने शब्दों में कुछ एक बातों को आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक काम जरूर करिएगा, आप इस सेशन को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा, और खास करके उनको तो जरूर साझा करिएगा जो बनारस से हैं, ताकि वो लोग इस सेशन को देखें और इस सेशन में थोड़ी सी कमियां निकालें, ताकि आने वाले समय में हम कोई और जिला अगर चर्चा करें तो उसको और बेहतर से बेहतर कर पाएँ। और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि अगर कोई परिप्रेक्ष्य है, कोई सुझाव है, किसी बदलाव की ज़रूरत है, या किसी विषय बिंदु को और भी समझना चाहते हैं, और अगला जिला आप कौन-सा चाहते हैं, इसको भी कमेंट करके बताइएगा। और आप किस जिले से हैं, उसकी विशेषता क्या है, हो सके तो उसे भी बताने की कोशिश करिएगा, ताकि उसको भी हम अगले चरण में इनपुट के रूप में इस्तेमाल कर पाएँ। ये जिला यात्रा आपको समझ में आई कि ना आई, ये थोड़ा-सा इंडिकेट करते हुए बताइएगा। अगला जिला आप चाहते हैं, कौन-सा जिला चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगे, इसे अपने लाइक के साथ, अपने कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो किसी नए जिले के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।